नमस्ते दोस्तों, मैं फिर लाइव आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन का बटन दबा के। और इस वीडियो को देखिए, ये मेरा लाइव वीडियो है। इस वीडियो को आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे भी देख सकते हैं और देख के अपना टाइम पास कर सकते हैं और अच्छी ज्ञान की बातें। तो मैं हर बार आपको नई कुछ ना कुछ जानकारी देता हूँ। तो आज की जानकारी है स्वस्थ रहने की आदर्श जीवनचर्या और उसमें आहार का क्या महत्व होता है। यानी एक महर्षि चरक थे। उन्होंने आयुर्वेद के जीवन सिद्धांत में आयुर्वेद के साथ हित एवं अहित तथा सुख दुख, हित अहित और सुख दुख का भी उन्होंने देखा। एक चरक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जो हित का भी बहुत देखा और चरक का भी देखा। तो ऐसे हुआ। तो दोस्तों, उस महर्षि चरक ने जीवन सिद्धांतों में ये देखा कि आयुर्वेद के सुख दुख और लाभ हानि क्या है। उन्होंने सुख दुख और लाभ हानि ढूंढना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, दोनों स्थिति में देखा गया इनमें हित एवं सुख आयु का पर्याय स्वस्थ जीवन होता है। सुख और दुख जो आयु में होता है वो प्राय स्वस्थ जीवन होता है। तो बहुत सारी बातें हैं। सुख दुख आयु पर्याय जीवन के अहित और दुख होता है क्या, रोगग्रस्त जीवन जीना है। अगर आप दुखी हैं तो आप रोगग्रस्त जीवन जिएंगे। आपको सुखी होना है तो अच्छा सोचना है, सुख दुख देखना है, हित अहित देखना है, सब चीज देखना है। हित एवं सुख आयु का पर्याय स्वस्थ जीवन होता है। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं स्वस्थ जीवन होता है। आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसको हित अहित को देखते हुए आयु के पर्याय रोगग्रस्त जीवन होता है। दुख आयु का पर्याय रोगग्रस्त जीवन होता है। अगर आप दुखी हैं तो आप रोगग्रस्त हैं, तो इसलिए दुखी हैं। इसके अन्वेषण पर मानव जीवन के अध्ययन के चिकित्सा पर आयुर्वेद में चिकित्सा दो उद्देश्यों स्पष्ट किए गए हैं। आयुर्वेद से दो चिकित्सा के अध्ययन के बारे में उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं। अब इस उद्देश्य को देखा जाए, स्वस्थ की ऊर्जा वृद्धि करके दीर्घ जीवन। स्वस्थ की ऊर्जा वृद्धि करके हम स्वस्थ और अच्छा ऊर्जा अपने शरीर में जीवित कर पाए अच्छा खाने से, तो वह भी एक अच्छा जीवन है। तो स्वस्थ की ऊर्जा जो होती है, स्वस्थ शरीर की जो ऊर्जा होती है वो बहुत अच्छी ऊर्जा होती है। वो दीर्घ जीवन जीने की ऊर्जा होती है। तो इसके जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो आगे देखते हैं। रोगी के रोग का शमन करके प्राकृतिक स्थापना द्वारा दीर्घ जीवन। क्या किया, रोगी के रोग शमन कर दिया और प्राकृतिक
स्थान द्वारा दीर्घ जीवन, और उसके यहाँ जो प्राकृतिक स्थान है वहाँ पे उसको दीर्घ जीवन मिलता है और जीता है। तो ये इसलिए चरक के चिकित्सा स्थान 1-2 महर्षि अग्निवेशन चिकित्सा पर्याय पृथ एक साधन पृथ्वी तथा साधन। तो इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। इसमें जो था पथ्य को आहार बोला गया, यानी इसमें ये जो चरक के चिकित्सा स्थान में 1-2-3-4 महर्षि अग्निनेश्वर चिकित्सा पर्याय ने पथ्य तथा साधन इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया, यानी पथ्य और साधन का दोनों का प्रयोग किया। और इसमें पथ्य आहार और विहार दोनों की प्रकृति के लिए प्रयुक्त किया गया तथा सिद्धांत द्वारा नए उपाय उल्लेखित किए गए। इनसे क्या होता है, हमारे मानव जीवन जो होता है ना, इसमें जो हमारे मानव जीवन का जो शरीर होता है वो साम्यावस्था में बने रहे, यानी उसे साम्यावस्था में बना के रहें, जिससे हम स्वस्थ रहें। यानी हम अपने जीवन को है ना साम्यावस्था में ले आएं, तो हमारा जीवन स्वस्थ और अच्छा जीवन हो जाएगा। तो आगे देखते हैं काल, अर्थ और कर्म। यानी काल, अर्थ और कर्म होता है, ये होता है व्यवधान माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनमें बचने के लिए आयुर्वेद यौन स्वस्थ विधान का उद्देश्य किया है। ठीक है, तो स्वास्थ्य के अनुवर्त होते हुए तथा विकार उत्पत्ति प्रतिबंध करने के लिए नित्य प्रयोजन विषय नम्र प्रकार से चरक संहिता सूत्रांत में 5 वर्णों में किए गए हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं आहार के बारे में। अब मैं बता रहा हूँ आहार क्या होता है, जिससे हम जीवन जीते हैं, बचे रहते हैं, आहार कहलाता है। आहार संसाधन भी है, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये सबसे ज़्यादा काम आता है। तो आहार भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आहार विहार ज़रूरी है। आहार विहार तू है मेरा यार। ठीक है, आहार भी करिए, विहार भी करिए। अब चलिए देखते हैं। आहार मानव देह का पोषण और धारक माना गया है। यानी मानव देह में हम जो भोजन करते हैं उसमें क्या पोषक तत्व और धारक, क्या पोषक तत्व मिलते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, अच्छा चलता है, वो होता है। और धारक भी माना गया है, यानी पोषण तत्वों का संश्लेषण हमारे शरीर में पच जाना, मिलना, ये सब जो इसकी टेक्निक के द्वारा मिलता है, ये मिल जाता है। तो इसलिए चरक सूत्र में आचार्य ने आहार के देहबाधक तत्व और पोषक तत्व विषय में लिखा। तो यार ये जो धारक और हमारे शरीर में माना गया है, इसलिए इसीलिए है ना चरक सूत्र में है, चाहे आचार्य ने आहार के देहधारक धासकत्व और कोशकत्व के विषय में लिखा है कि विधि स्वेता
आहार शरीर उपचय कर बल वर्ण तथा सप्त धातुओं की दोस्तों मैं फिर लाइव आ गया। थोड़ी देर के लिए मैं चला गया था, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। तो मैंने बताया कि आचार्यन आहार को जो है ना देह धारक तत्व यानी देह में जो धार देता है एकदम पोषण उस तत्व और पोषक तत्व के विषय में लिखा है कि यानी इसमें जो देह धारक तत्व और पोषक तत्व जो मिलते हैं उसके बारे में लिखा है कि विभिन्न स्वेती आहार शरीर के उपचय कर बल वर्ण तथा सप्त धातु ऊर्जा प्रदान करके सुख आयुष्म और रोग प्रतिबंधक फल प्रदान करता है। यानी ये सब चीज़ होता है, इसलिए आयुष्म और रोग प्रतिबंधनात्मक फल प्रदान करता है। इसलिए चरक सूत्र स्थान में कहा गया है कि आहार का विधि पूर्वक सेवन करने के लिए आचार्य नियम दे किए गए हैं। तो क्या है आहार को सेवन करने के नियम है दोस्तों? क्या नियम है उसमें? सर्वप्रथम आहार मात्रा का नियम है, यानी हम क्या चीज़ खाते हैं कितनी मात्रा में खाते हैं उसका नियम है दोस्तों। तो इसमें ये नियम है कि हम जो खाते हैं उसकी मात्रा कितनी है। सबसे कोई ज़्यादा मात्रा में खाता है, कोई कम मात्रा में खाता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है। तो कुछ भी हो यानी कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो आहार का सेवन करता है। और सर्वप्रथम आहार मात्र का नियम है। मात्रा को वैज्ञानिक कौशी कसौटी पर कसने के लिए सत्म्य और आत्म्य दोनों प्रकार के आहार प्रभाव को ध्यान में रख के व्यवहारिक पद्धति का निर्देश किया गया है। तो दोस्तों ये सब भी चीज़ें हैं। आत्म सत्य आहार आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार प्रति विरुद्ध होकर वात पित्त कफ इन दोषों और रस रक्त आदि धातु तथा सर्वेद मूत्रादि मलों एवं उपधातु त्रयोदशा अग्नियों दोस्तों यानी इतनी सारी चीज़ें हैं। इसको दोष वैषम्य और धातु वैषम्य नाम से रोग सांप्रदायिक प्रथम इसलिए महर्षि चरक के शरीर रोपज्ञ आहार नियम और संतुलित लाभ प्राप्त करने के लिए 8 प्रकार की आहार विधि विशेषण आयतन निर्धारित किए गए हैं। पहला, प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था और उपभोग। अब चलो देखते हैं दोस्तों आहार से देह को कैसे पोषक तत्व दिया जाए। आहार का परीक्षण सर्वप्रथम प्राकृतिक परीक्षण से प्रारंभ की जाती है। यानी हम जो आहार करते हैं उसका सर्वप्रथम देखते हैं कि प्राकृतिक परीक्षण से प्रारंभ की वो किस तरह का है, क्या वो मीठा है, क्या वो खट्टा है, क्या वो तीता है, यानी इसका स्वाद कैसा है उसके बारे में हम देखते हैं।
और आहार रोपोयोगी द्रव्यों का स्वाभाविक भिन्न भिन्न गुण एवं लघु रूप आदि से पाई जाती है। और ये सब जो हम भोजन करते हैं इनका आधार यानी कैसा होता है वो उसी से पता चलता है। वह व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। तो दोस्तों यह व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इतनी आपने पता चली। अब दूसरा देखते हैं, कारण परीक्षण में स्वाभाविक द्रव्य संस्कार समाविष्ट होते हैं। यानी हम जो स्वाभाविक रूप से खाते हैं चबा के, जो फिर वो जो द्रव्य बन जाता है वो क्या संस्कार समावृत होता है। यानी अगर वो संस्कार समावृत हो गया तो संसार के द्वारा द्रव्यों की प्राकृतिक गुणानुसंधान किया जाता है। यानी क्या कर दिया है, संसार के द्वारा द्रव्य की प्रकृति में जो यानी संस्कार में ये जो द्रव्य की प्रकृति के गुणाशोधन जो किया जाता है उसमें आता है। यह कार्य द्रव्य के ऊपर जल, अग्नि, मंथन, देश, काल, वासना और भावना के द्वारा किया जाता है। यानी ये जो हम जो द्रव्य जो खाते हैं लेते हैं तो दोस्तों इसमें जो द्रव्य जो होता है जो जिसके ऊपर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जल का प्रभाव पड़ता है, अग्नि का प्रभाव पड़ता है, मंथन का प्रभाव पड़ता है, देश का प्रभाव पड़ता है, काल का प्रभाव पड़ता है, वासना का प्रभाव पड़ता है और भाव के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इतना आपने पता लगाया। अब आगे देखते हैं। 1, 2, 3 द्रव्यों का संयोग करके सेवन करने पर विशिष्ट गुण की उत्पत्ति हो जाती है। यानी दोस्तों किस चीज़ का हम उत्पत्ति किए जाएं जिससे सेवन करने से विशिष्ट गुणकारी उत्पत्ति हो। यानी ऐसा क्या किया जाए जिससे विशिष्ट गुणकारी उत्पत्ति हो। स्वजीवन के आदर्श जीवनचर्या में आहार के द्वारा वो देखिए, जैसे दूध चावल और शक्कर मिला देने पर अग्नि में संस्कारों द्वारा उत्पन्न खीर का भोजन पृथक पृथक दूध, शक्कर एवं चावल के गुण से विशेष गुण वाला होता है। यानी तो दोस्तों इसमें जैसे कि हम आहार क्या करें, 3 चीज़ ले लिया, दूध ले लिया, चावल ले लिया और शक्कर ले लिया, तीनों को मिला के एक बहुत अच्छा खीर बना लिया, एकदम अच्छे की मलाई एकदम कट के उस पर खाते हुए एकदम मज़ा आ जाए, ऐसा दिल हो गया है तो उसका बना के और उसको खीर को भोजन करिए। वो पृथक पृथक दूध, शक्कर और चावल के गुणों से विशेष गुण वाला होगा। और उसमें चावल का गुण आ जाएगा, शक्कर का गुण आ जाएगा और दूध का गुण आ जाएगा। यानी 3 अच्छी चीज़ों का गुण आ जाएगा। चावल में भी ताकत होता है, शक्कर में भी ताकत होता है और चीनी में भी ताकत होता है। यानी ताकत का गुण आ जाएगा, एकदम ताकतवर। अगर आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं तो आप दूध, चावल और शक्कर को मिला के खीर बना लीजिए और खाइए, उससे आपको शक्ति प्रदान होगी। तो ये मैंने इसमें बताया है।
तो इसमें शक्कर के गुण भी होंगे, चावल के गुण भी होंगे और दूध के गुण भी होंगे, और शरीर को विशेष गुण वाला होता है और ये गुण भी होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब आहार जो होता है उसका मात्रा जो होता है वो निर्धारित कौन करता है? शारीरिक रूप से हम इसे बताएंगे कि किसका शरीर कैसा है, तो उसके हिसाब से एक होता है सर्वग्रह एवं एक होता है परिग्रह। तो सर्वग्रह का तात्पर्य होता है मात्रात्मक तथा प्रतिग्रह तापीय घटक तत्वों की मात्रा में रसों की तरमत मात्रा से है। तो दोस्तों इसे दो बोल दिया कि आहार की मात्रा को निर्धारण राशि के रूप में दो प्रकार से किया गया है। एक है सर्वग्रह और दूसरा है परिग्रह। सर्वग्रह का तात्पर्य है मात्रात्मक, यानी कितनी मात्रा है। सर्वग्रह का मतलब है कि कितनी मात्रा है, 100 ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 1 किलो है, 2 किलो है, 50 किलो, आई डोंट नो, जितनी मात्रा है उतनी होगी। तो ये मात्रात्मक है कि हम कितनी मात्रा खाते हैं। मास हुआ, MASS, मास हुआ। मास यानी कितना चीज है, वेट मान लो। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। सर्वग्रह का तात्पर्य मात्रात्मक तथा परिग्रह का तात्पर्य घटक तत्वों की मात्रा में रस की तर मात्रा से है। यानी उसके अंदर घटक तत्व जो बहुत सारे तत्व होते हैं उनकी मात्रा क्या है, तो उस पे है ये। तो उसके आगे देखते हैं। देश निर्णय में आहार द्रव्यों की उत्पत्ति और प्रयोग का विचार किया जाता है तथा देश विदेश में सामर्थ्य भी आहार निर्णय में विचार किया जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। काल से आहार संबंध दो प्रकार हैं, यानी काल समय से भी आहार दो प्रकार के हैं। क्या है? नित्य व्यक्त होने वाला आरोत्रात्मिक काल रूप तथा दूसरा व्यक्ति के शरीर से संबंधित आयुर्वेद के रूप से रात्रि काल में ऋषि चक्र अनुशील तथा अवस्था काल की विकसित अवस्था का अनुशील आहार निर्णय में करना चाहिए। तो क्या हुआ, व्यक्ति के जो शरीर होता है उसके संबंध में आयुर्वेद के रूप से रात्रादि काल में ऋषि चक्रीय अनुशीलन तथा अवस्था काल से विकास की अवस्था अनुशीलन आहार निर्णय करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इस क्रम में आहार का प्रयोग क्या हुआ? इस क्रम में आहार का प्रयोग नियम पूर्वक आहार की मात्रा जर्ण होने पर आहार का सेवन विचार के योग्य होता है। तो दोस्तों आहार का प्रयोग जो होता है नियम पूर्वक आहार की मात्रा जीर्ण होने पर आहार का सेवन विचार के योग्य होता है। यानी जो हमारा विचार होता है
कि हम नियम पूर्वक रोज कितना आहार ग्रहण करें वही होता है और विचार के योग्य होता है। ये हमें विचार भी करना चाहिए कि हम कैसा आहार खाते हैं, क्या हम फास्ट फूड्स खाते हैं, क्या हम स्वस्थ आहार खाते हैं, इन सब का देखना। तो इसके आगे उपयोगिता में व्यक्ति के शरीर से संबंधित यह निर्णय व्यक्ति के अभ्यास एवं परंपरा से क्या सातम्य है, क्या असातम्य है, विचार अपेक्षित होता है। तो आहार निर्णय के बड़े बिंदु के अतिरिक्त आहार की गुणवत्ता तथा पोषकताओं को बढ़ाने के लिए शरीर की दोष धातु एवं मल की रचना को प्राकृतिक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यास और व्यवहार नियम भी चरक संहिता निर्देश किए गए हैं। जैसे कि उपयोगिता के संबंध में व्यक्ति के शरीर से यह संबंध है कि व्यक्ति अभ्यास एवं परंपरा से क्या साम्य है या क्या असाम्य है, विचार के अपेक्षित है। तो आहार जो होता है ना, वो निर्णय के उक्त बिंदु अतिरिक्त आहार की गुणवत्ता तथा पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए शरीर की दोष धातु एवं मल की रचना, यानी शरीर में जो हम खाना खाते हैं उससे दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं, धातु भी उत्पन्न हो सकती है और मल की रचना भी होती है। तो इसे रचनाओं को प्राकृत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यास एवं व्यवहारिक नियमों भी चरक संहिता के निर्देश में दिए गए हैं। अब देखते हैं क्या है निर्देश। हाँ दोस्तों, तो बहुत ये बड़ा है, अभी बहुत सारा चीज़ें बाकी हैं, ये वीडियो थोड़ी बड़ी है। तो अब आहार देखते हैं। उष्ण भोजन स्वादिष्ट लगता है और भोजन करने पर अग्र की दीप्ति होती है। यानी उष्ण होता है गर्म, यानी गर्म भोजन हमें अच्छा लगता है, हर किसी को गर्म भोजन अच्छा लगता है। तो उष्ण भोजन स्वादिष्ट लगता है और भोजन करने पर अग्नि की दीप्ति होती है, जिससे भोजन शीघ्र परिपक्व प्राप्त होता है और कोष्ठ वायु की अनुमूलन होता है और कोष्ठ से श्लेष्मा का ह्रास होकर आहार गुणवान हो जाता है। यानी अगर आपको भोजन खाना है तो ज़्यादा टाइम आप उष्ण भोजन का ही सेवन कीजिए जो गर्म हो, और ये अच्छा लगता है। ठीक है, अब चित्रगद्ध भोजन से स्वादिष्ट वृद्धि भोजन करने पे दीपत अग्नि की दीप्ति शीघ्र परिपाक कोष्ठ रस वातानुलोम शरीर का उपचय इंद्रियों पोषण बल की वृद्धि तथा वाष्प प्रदान उत्पत्ति लाभ होती है। ठीक है, तो स्वादिष्ट भोजन करने से अधिपत्य अग्नि की दीप्ति होती है और शीघ्र परिपाक हो जाता है। कोष्ठ सत वातानुलोमन हो जाता है, शरीर का उपचय कर देता है, इंद्रियों का पोषण कर देता है, बल को वृद्धि देता है और वर्ण प्रसाद उत्पत्ति का लाभ होता है। यानी हमें गर्म भोजन और स्वादिष्ट भोजन खाना चाहिए, उससे इतने सारे फायदे होते हैं। यानी आहार करने के दो फायदे हो गए, गर्म खाइए, स्वादिष्ट खाइए। आगे देखते हैं। मात्रावत आहार सेवन करने से कुक्षी में स्थित वात पित्त कफ दोष का वैषम्य नहीं होता, परिपाक यथा समय होकर सुखपूर्ण मल विसर्जित होता है,
अग्नि का संरक्षण होता है और बिना किसी कष्ट के परिपाक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब होता है। अब क्या है, पूर्ण आहार जीर्ण होने पर और समय के साथ जैसे आहार पच जाता है और फिर हमें फिर आहार की जरूरत पड़ जाती है, उसी तरह पूर्ण आहार जीर्ण होने पर यानी समय के रूप से पच जाने पे और धीरे धीरे वो सारा आहार पच जाता है, उसका पोषण तत्व हमें मिल जाता है और उसी प्रकार हम फिर आहार सेवन करते हैं और हमें हमारा पोषक तत्व हमें फिर मिलता है। तो इससे पच जाने पर ही अपर आहार सेवन करना चाहिए। इस पे क्या करना चाहिए, अपर आहार का सेवन करना चाहिए। अर्जिन आहार के ऊपर भोजन करने से आम दोष की उत्पत्ति होकर सर्व दोष प्रकोष होने का संभावना होता है। देखो यार, यानी इससे अर्जिन आहार के ऊपर भोजन करने से, यानी अगर आपका आहार अर्जिन हो गया है और उसके ऊपर भोजन करने से आम दोष की उत्पत्ति होकर सर्व दोष प्रकोप होने की संभावना होती है। तो दोस्तों ये भी हो गया, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अच्छा लगा ये, अब आगे देखते हैं क्या है। आहार का संयोग परस्पर विरुद्ध वीर्य द्रव्यों के रूप में होना चाहिए, अन्यथा विरुद्ध वीर्यजन्य विकृतियां संभावता होती है, जैसे कुष्ठ, अंधत्व, विप्सर आदि। तो आहार के लिए समुचित और एवं निर्धारित स्थानों का व्यवहार होना चाहिए, जहाँ चाहे वहाँ भोजन करना ठीक नहीं। तो आहार के लिए समुचित निर्धारित स्थान का व्यवहार होना चाहिए, यानी एक ऐसी अच्छी जगह भोजन करना चाहिए जहाँ आहार अच्छा मिले। जहाँ वहाँ भोजन करना ठीक नहीं है और हम कहीं पे भी भोजन शुरू कर देते हैं, वह ठीक नहीं है। आहार के लिए एक अच्छी जगह ढूंढिए, वहाँ आप भोजन करिए। इसमें नियम से स्थान को अशुद्धियों द्वारा दूर होती है और वातावरण संबंधी दूषित मांस की भाव की मुक्ति हो जाने से शुद्ध मन से आहार की गुणवत्ता होती है। तो दोस्तों इतनी अच्छी बात पता चली, अब आगे देखते हैं। आहार के उपयोग के समय प्रयोग होने वाला पात्र आदि उपकरणों का संपूर्ण रूप से आहार की सुरक्षा और संरक्षण प्रभाव पड़ता है। ओटीडी यानी इतनी बड़ी बात। अतः इन सभी का स्पष्ट और स्वच्छ होना आवश्यक है। यानी हम जो भोजन करते हैं उसमें कड़छुल, चम्मच, गिलास, जिसका भी चीज़, कटोरी, जिस चीज़ का भी यूज़ करते हैं वो सब स्वच्छ और साफ होना चाहिए। तो इसका भी बहुत देखना है, क्योंकि स्वच्छता और साफ से हमें अच्छा भोजन मिलेगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होगी। और आगे देखते हैं और अब क्या होता है। शीघ्रता में भोजन करने से भोजन का सम्यक चर्वण न होने के कारण कलेदान और उसका संघात भेदन भी नहीं हो पाता। यानी हम शीघ्रता से भोजन करते हैं, जल्दी जल्दी खाते जाओ, उससे क्या हो जाता है, भोजन का सम्यक चर्वण न होने के कारण, यानी इसका सम्यक चर्वण न होने के कारण कलेदन और उसका संघात भेदन भी नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ कभी शीघ्रता भोजन करने से अलग अलग नल की
स्थान पर श्वास नलिका में प्रवेश कर जाता है, अतः भोजन अति दृढ़ता से नहीं करना चाहिए। यानी सांस की नली में भी परेशानी कर देता है, तो इसमें शीघ्रता से नहीं करना चाहिए। हमेशा भोजन आराम से करने चाहिए हमें, और अच्छे तरीके से करना चाहिए, और जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, और आराम से करना चाहिए। ठीक है। अति विलंब गति तेजी से भोजन करने पर तृप्ति नहीं होती। भोजन अति मात्रा में सेवन हो जाता है, आहार ठंडा हो जाता है, उसका परिष्कार भी विकृत हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो भोजन करते समय आहार श्वास नली में नालिका में प्रवेश कर सकता है। ऐसी अवस्था में बात नहीं करनी चाहिए। आहार के समय हंसने पर भी उपयुक्त दोष होता है। साथ ही भोजन करने में मन लगाकर भोजन करना चाहिए। यानी आहार करते टाइम हंसना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, अपना आराम से भोजन करना चाहिए, मन लगा के करना चाहिए। साथ ही भोजन करने में मन लगाकर भोजन करना चाहिए। व्यक्ति को आहार ग्रहण करते समय श्वेत आहार के विषय में सामर्थ्य और असामर्थ्य का ध्यान रखकर अपने शरीर और आयु की हित विवेचन चिंतन करते हुए आहार का विधि पूर्वक सेवन करना चाहिए। ठीक है। तो और सबसे व्यक्ति को आहार करते समय से श्वेत आहार के विषय में सात्म्यता और असात्म्यता का ध्यान रखकर अपने शरीर को आयु की हित विवेचन चिंता करते हुए आहार विधि पूर्वक सेवन करना चाहिए। क्या ज्ञान की बात दी है, इसको ठोस इस बात को देख लीजिए और ये करिए। और स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त आहार हितकारी तथा विकारों का प्रतिबंध करने वाली प्रणाली का परिपालन करने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, अपितु शरीर के मूल घटक वात, पित्त, कफ दोष सामान्य अवस्था में रहते हैं। यानी अगर हम एक अच्छी तरीके से आहार करें तो हमारा मूल जो शरीर के घटक हैं, वात, पित्त, कफ दोष सामान्य अवस्था में रहते हैं, इससे स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कुछ कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। मेरा चैनल का नाम है RCR ट्यूब यूट्यूब पे, और आप सर्च करिएगा तो चैनल आ जाएगा, उस पर ये आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, आज के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही, फिर नई वीडियो बनाया जाए। थैंक यू। आज मैंने आपको बताया स्वस्थ रहने के आदर्श जीवनचर्या और आहार के बारे में। अब मैं कल आपको उसके आगे सेकंड पार्ट बताऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।